नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कड़ी है मृदुला गर्ग जी की कहानी के रूप में, और कहानी का नाम है 60 साल की औरत। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो सुनना, प्रारंभ करें। सुरभि घोष ने अपनी एक कहानी में लिखा था, 60 की होने पर औरत निरापद हो जाती है। कुछ भी करे, लोकापवाद नहीं होता। कितनी बेवकूफ़ी की बात थी। जैसे लोकापवाद का ना होना औरत को निरापद करने को काफ़ी हो। और जो लोक से इतर अपना मनोजगत है, उसका क्या? पर उसका आग्रह तो 60 की होने पर पता चलेगा ना। 40 की उम्र में 60 इतनी दूर लगता है कि जो चाहो कह लो। आज 21 साल बाद सुरभि घोष उसी शहर में है जहां पहले पहल डॉक्टर चंद्रशेखर रामलिंग स्वामी से मिली थी। इतिहास के उन प्रोफेसर का नाम इतिहास की तरह लंबा था, पर कहते उन्हें सब डॉक्टर चंद्र थे। इतिहासकार डॉक्टर चंद्र से सुरभि घोष की मुलाकात एक गोष्ठी में हुई थी। जब उन्होंने उसे गिरजाघर ले चलने का प्रस्ताव रखा तो वे दोस्त या परिचित भी नहीं थे। नहीं, वे उसे पूजा या प्रवचन में नहीं ले जा रहे थे, सिर्फ इमारत दिखलाने। इतिहासकार डॉक्टर चंद्र को अपने शहर की तारीखी इमारतों से खास लगाव था। वे उन पर लिख बोल कर भी काम चला सकते थे, चलाते भी थे, पर कभी कभी आंख में उंगली डालकर समझाने का दौरा पड़ जाता था। अलबत्ता कभी कभार। उस बार जब पड़ा तो सुरभि घोष सामने थी। इस शहर में आई हैं तो वह गिरजाघर देखे बगैर मत लौटिएगा, उन्होंने कहा था। वही क्यों? उसने पूछा था। अपनी तरह का वह अकेला गिरजा है। अपनी तरह के तो सभी अकेले होते हैं, उसने तपाक से कहा था। डॉक्टर चंद्र ने इनकार नहीं किया था, पर हंसे भी नहीं थे। शायद वे कम हंसते होंगे। गिरजाघर पहुंचने तक सुरभि के मन में सवाल, दलील, कयास का सिलसिला आदतन खूब चला था, पर वहां पहुंचते ही सब कुछ बेख्याल खामोश हो गया था। गिरजाघर 5 मंजिला है। दाएं बाएं 2 घुमावदार जीने हैं। वे हर मंजिल के बारजे पर जाकर मिलते हैं, फिर उल्टे दिशा में ऊपर बढ़ते हैं। मंजिल दर मंजिल बारजा सकरा होता जाता है। अच्छा हुआ इतनी जानकारी डॉक्टर चंद्र ने नीचे ही दे दी थी। चढ़ना शुरू करने के बाद सुरभि देवा स्वप्न में थी, जहां आदमी को सुनाई तो देता है पर वह सुनता नहीं। सरे राह मिले मुलाकाती डॉक्टर चंद्र और सुरभि घोष ने अलग अलग सीढ़ी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। डॉक्टर चंद्र दाएं, सुरभि बाएं। नीचे जब डॉक्टर चंद्र ने कहा कि इस गिरजे पर अलग अलग सीढ़ी से चढ़ने की परंपरा है, तो सुरभि ने उनकी बात को बात जितनी ही तवज्जो दी थी और उनकी वाली सीढ़ी पर कदम रख दिया था। पर उन्होंने खासी सख्ती से उसे बाएं हो जाने की हिदायत दी थी। परंपरा पुजारी, जिद्दी बच्चा। बाएं जीने से ऊपर जाते सुरभि हंसती रही थी। जल्दी ही बारजे पर डॉक्टर चंद्र से भेंट हो गई थी। नीचे जैसे मुलाकात ही ना हुई हो,
कुछ ऐसी नज़र से दोनों ने एक दूसरे को देखा था और मुस्कुरा दिए थे। सुरभि को गिरजाघर का शिखर दिखलाई दिया तो उसने गर्दन बढ़ाकर आसमान भी देख लिया था। सूरज शायद इमारत के पीछे था, क्योंकि आसमान पर परछावा रोशनी का उजास था, धूप नहीं। एक दूसरे के सामने से होकर अब सुरभि दाएं और चंद्र बाएं जीने से ऊपर चढ़ते हुए दूसरी मंजिल के बारजे पर जा मिले। धरती अब कुछ और नीचे छूट चुकी थी, पर दीख भरपूर रही थी। चौक पर घूम रहे इंसानों के चेहरे पहचान पाना मुमकिन नहीं था, पर उनका वजूद आंखों के दायरे में मौजूद था। फिर भी वे अलग, नीचे और दूर थे। सम पर एक दूसरे के नजदीक सिर्फ चंद्र और सुरभि थे, पहले अगल बगल, फिर आमने सामने। इस बार सुरभि खुलकर मुस्कुरा नहीं पाई। डॉक्टर चंद्र की निगाह चेहरे पर महसूस हुई तो आंखें बरबस झुक गईं। वह उनके आगे से निकली और दोबारा बाईं सीढ़ी पकड़ ली। सीढ़ी चढ़ते हुए दिल की धड़कन तेज हो ही जाती है, सो हुई। चढ़ भी तो इतने फर्राटे से रही थी जैसे ऊपर पहुंचने पर कोई खजाना हाथ लगने वाला हो। पेट में बुलबुला उठा तो जमकर ही बैठ गया। बहुत धीमे धीमे वह छाती की तरफ सरका। अब फूटे कि अब फूटे। एक अनर्गल रोमांच उसमें कैद था, जैसे बढ़िया जासूसी नाटक या फिल्म देखते हुए होता है। यहाँ तक कि छज्जे पर पांव बढ़ाने से पहले वह आखिरी पैड़ी पर ठिठकी खड़ी रह गई। लंबी सांस खींचकर अपने को सहेजा तो छाती में अटका बुलबुला धौंक से फूट गया। वह छज्जे पर ठीली चली आई। आंख के कोने से देखा, डॉक्टर चंद्र दाएं बाजू पर थे। छाती की धौंकनी जैसे चाल में भर गई। डॉक्टर चंद्र को देखकर अनदेखा करती वह भागकर दाएं जीने पर जा चढ़ी। धीरे धीरे चाल मंद होती हुई सुस्त पड़ गई। क्यों भागी वह बारजे से? छजली बनाई जाती है ठहर कर नजारा देखने को, ऊपर और नीचे का नहीं। और यह दो तरफा गोल जीना, यह क्यों बनाया गया था? सवाल क्या उड़ आया, मधुमक्खी सा गुंजार करता मन में देर तक फड़फड़ाता चला गया। जवाब शायद मिल भी जाता, पर तभी दूसरा सवाल डंक मार बैठा। मान लो वह चौथे तल पर पहुंचे और डॉक्टर चंद्र वहां ना हो। वह नजारा करती खड़ी रहे, पर वह नहीं आए, कभी ना आए। सुस्ती भूल वह बारजे पर खिंच आई। डॉक्टर चंद्र और सुरभि वहां एक साथ पहुंचे। एक दूसरे के पहलू में आकर थमे, रुके, एक खम खाया और आमने सामने हो गए। इतने करीब कि बदन चुरा कर निकलना मुश्किल था, पर उन्होंने पूरी एहतियात बरती और अनछुए रास्ता काट कर फिर बिछड़ गए। सुरभि के बदन पर हौले हौले पसीने की परत बनने लगी। बूंद बूंद करके उभरी चाव भरी सिहरन के साथ। जीना ढका था तो क्या, हवा ना सही, ठंडक फिर बेकाफी थी। पल्लू से मुंह माथा पोंछने को मन नहीं हुआ। खुले छज्जे पर पहुंची तो ठंडी हवा ने पसीजे बदन पर फुरफुरी ला दी। डॉक्टर चंद्र से
एकदम सामना हो गया। वह उसकी वाली सीढ़ी की तरफ तलबगार निगाहें जमाए खड़े थे। तंग बारजे पर जाकर दोनों अपनी अपनी जगह अडोल खड़े नजदीकी महसूसते रहे। वक्त के गुजरने का वहां कोई मानी नहीं था, ना अलहदगी का था। उस फकत दम तन्हाई ने अलहदगी को शिरकत में तब्दील कर दिया था। पता नहीं राज क्या था, पर जो था नुमाया हो चुका था। सुरभि ने पाया उसका चेहरा पसीने से नहीं, आंसुओं से तरबतर था। यह बार बार बिछड़कर मिल पाना कितनी बड़ी नियामत है। हर्ष और विषाद की मिली जुली तरंगे उसे झकझोर कर दिल के भीतर से एक शब्द ऊपर खींच रही थीं। वहीं उसके चारों तरफ बज रहा था मिलन। वह भूल चुकी थी कितने बरस, कितने जीवन, कितने जन्म वह जी चुकी थी। बस इतना जानती थी कि यह आखिरी पड़ाव था, अलौकिक मिलन का। उसने आंखें बंद की और नीचे छलांग लगा दी। लगाई पर लगी नहीं। देखा डॉक्टर चंद्र की मजबूत हथेलियों ने उसे दोनों तरफ से जकड़ रखा था। सुरभि के भीतर एक अदम्य लालसा जग उठी। डॉक्टर चंद्र उसे वहीं तभी फौरन प्यार करे, छाती पर भींचकर मुंह ऊपर उठाएं, चूमे, बार बार चूमे। पागल कर देने वाली हसरत के साथ वह इंतजार करती रही कि वे उसकी चाहत पर अमल करें, प्यार करें, पर वे करें। सुरभि पहल नहीं कर सकती थी। नीचे कूदकर जान दे देना एक बात है, भविष्यहीनता में निरापद और पुरुष की बाहों में लेकर प्यार का आमंत्रण देना एकदम दूसरी। डॉक्टर चंद्र का मुंह उसके कान से सटा था। उन्होंने कहा, वापस चले? वह हिली नहीं तो ठेल कर जीने पर एक पैड़ी नीचे उतार दिया। खुद दूसरी सीढ़ी की तरफ हो लिए। शिथिल जाल पसीने से लथपथ, लस्त पस्त वह जीना दर जीना उतरती गई। लौटते हुए भी हर बार बारजा आया। कभी डॉक्टर चंद्र दिखे, कभी नहीं। धीमी गति के यान की तरह वह दाएं बाएं सीढ़ियां पकड़ती नीचे उतर आई। डॉक्टर चंद्र क्षण भर बाद पहुंचे। उसे देख मुस्कुराए और बोले, तो सुश्री घोष, कैसा लगा गिरजा? सुरभि ने आंखें फाड़ कर उन्हें देखा, फिर आसमान तक उठे गिरजाघर के शिखर को। पूरी दूरी को फलांग कर दृष्टि वापस धरती पर फिसली और वह गश खाकर वहीं गिर पड़ी। पलक झपकने भर को होश गुम रहे होंगे, फिर लौट आए। शर्मसार वह उठकर बैठने को थी कि डॉक्टर चंद्र की आवाज सुनकर रुक गई। आंखें मूंदे पड़ी रही जैसे अब भी बेहोश हो। सुरभि, सुरभि! वे इतनी वाचाल आत्मीयता के साथ उचार रहे थे कि प्रेतमा जैसे उपसर्ग प्रत्यय अनायास जुड़े जा रहे थे। बहुत देर नहीं चल सकता था। चोरी किसी की भी हो, पकड़ी जाए तो शर्म आती है। वह उठी, खड़ी हुई, कहा, सॉरी, कभी कभी हो जाता है वाइन पीने से। अब कुछ तो कहना था। वाइन? सुबह सुबह आपने वाइन पी? नहीं, उसने कहा, कल पी होगी, मुझे नहीं मालूम। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप इतनी जिरह क्यों कर रहे हैं? जिरह?
निरीह हो आए थे। सुश्री घोष, आप बहुत थक गई क्या? मर गई उसने कहा और हंस पड़ी। काफी हंसी, जितना अकेले मुमकिन था। डॉक्टर चंद्र नहीं हंसे। जरूर वह आदमी कम हंसता होगा। आने वाले दिनों में उनका परिचय बढ़ा और जहाजी पंछियों वाली हमराह दोस्ती में बदल गया। ऐसी ईमानदार आत्मीयता में जो उन्हीं लोगों के बीच पनप पाती है जो जानते हैं कि उनका साथ कुछ निश्चित दिनों के लिए है। बीती बातें याद दिलाकर शर्मिंदा करने का मौका नहीं आएगा, इसलिए जो चाहें खुलकर कह सकते हैं। उदार होकर एक दूसरे के उस शौक में भी हिस्सेदारी कर सकते हैं जिसमें अपनी दिलचस्पी ना हो। बाद में वह यह कहने नहीं आएगा कि पहले तो पसंद था, अब क्या हुआ। गोष्ठी चली कुल जमा 1 हफ्ते, कम नहीं होता 1 हफ्ता। नियमितता से अलग आजाद 7 दिन, जैसे हर दिन में 24 नहीं 40 घंटे हो। कम से कम 12 के 20 तो बनाए ही जा सकते हैं। सो वे बनाते रहे। कुछ गोष्ठी के आयोजकों की कृपा से, कुछ अपनी तरफ से। यानी गोष्ठी में पर्चे पढ़े सुने बहसाए, साथ साथ फिर शाम को खाना पीना घूमना बतियाना भी साथ किया। यूं आखिरी शाम आ पहुंची। स्थानीय विश्वविद्यालय ने गोष्ठी के सभी भागीदारों को शाम की दावत का न्योता भेजा। दावत एक पुरानी इमारत में थी। पुराने राजमहलों मठों में ढाबों का खुलना आम बात हो चुकी थी। गोल मेजों के चारों तरफ 6-6 कुर्सियां लगी थीं। सुरभि और चंद्र के साथ बैठे थे अमेरिकी जॉनेथन, फ्रांसीसी निकोल, जर्मन राइमन और चेक रॉक्सॉन। ठीक समझे आप, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी थी और औरत मर्द इकट्ठा बैठे थे। मेज पर शराब के नाम पर वाइन की बोतलें रखी थीं, साथ में नमकीन बिस्कुट। गप्पों की गर्मा गर्मी में सुरभि के साथी वाइन पर वाइन पिए जा रहे थे। मेज पर रखी बोतलें खत्म हुई तो और मंगा ली गई। काफी देर तक सुरभि वाइन से हाथ खींचे रही। वह जानती थी गिरजाघर से नीचे उतरने पर आंखों के आगे जो अंधेरा छाया था वह वाइन की वजह से नहीं था। एक घूंट भी हलक के नीचे नहीं उतरी थी। पर पहले एक बार वाइन का महज 1 जाम पीकर वह धाराशायी हो चुकी थी। हुआ सिर्फ एक बार, क्योंकि पिया ही सिर्फ एक बार। पर तभी से वाइन से दुश्मनी ठान ली थी। पर अब जब साथी जाम पर जाम खाली किए जा रहे थे, वही भरा का भरा गिलास सामने रखे रहना नागवार मालूम पड़ रहा था। जब जब झुकी बोतल उसके जाम से रुसवा होकर मुंह फेरती, वह बौखलाकर बिस्कुट कुतरने लगती। बाकी लोग वाइन की नई बोतल मंगाते तो वह पानी की गुहार लगा देती। मेज के तमाम बिस्कुट खत्म हो गए। न पानी आया न और बिस्कुट। तब हाथ डुलाते बैठे रहना नागवार से नामुमकिन होने लगा। आखिर उसने सामने रखा जाम उठा लिया और खाली भी कर दिया। भरे जाने पर शायद दूसरी बार भी पी लिया। इस तरह 4 घंटे गुजरे और रात के 11 बज गए। चले, कहकर साथी उठ खड़े हुए। पर खाना? सुरभि के मुंह से निकला। खाना?
पांचों ने एक साथ कहा, आप खाकर नहीं आई? नहीं, यहाँ दावत थी ना। शाम की? शाम की दावत? खाना? इन लफ्जों में कौन सा मजाक छिपा था, सुरभि समझ नहीं पाई, पर उसके साथ ही हंसी से दोहरे होते रहे। बीच बीच में बेचारी हिंदुस्तानी पूर्वी मेहमान नवाजी मालूम जैसे जुमले उभरे और दब गए। यहाँ शाम की दावत में खाकर आने का रिवाज है, अब उठो। चंद्र उसके कान में फुसफुसाए तो उसने समझा वे हंस नहीं रहे थे। शुक्र था कि वे हंसते कम थे, वरना उस वक्त वह शायद रो पड़ती। भूखे पेट इंसान बड़ा बेबस हो जाता है, खासकर जब दुश्मन वाइन पेट में कटार चला रही हो। उसने उठने की कोशिश की तो सिर घूम गया, पर डॉक्टर चंद्र उसकी बाह कस कर पकड़े रहे और वह बिना लड़खड़ाए बाहर आ गई। बाहर काफी ठंड थी, हवा तेज, साफ और सर्द थी, जैसी रात के दूसरे पहर में होनी चाहिए। सिर संभला तो उसने देखा बाकी साथी आगे या पीछे कहीं छूट चुके। वहां वह और चंद्र दो ही थे। तभी चंद्र हंस पड़े। सुरभि चौंक उठी, पर बाह छुड़ाने लायक सिर नहीं था। फिर भी बदन अकड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पर काबू पाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। बोले, तुम सारे बिस्कुट खा गई। और दबाने पर दुगने जोर से फूट पड़ने वाली हंसी हंस दिए। सुरभि को भी हंसी आ गई। सहसा चंद्र बोले, टिप, और वापस मुड़ लिए। सुरभि की वाह अब भी उनकी पकड़ में थी, सो साथ खींचना पड़ा। वे वापस ढाबे पर पहुंचे। दरवाजा बंद था, पर ढकेलने पर खुल गया। भीतर मैनेजर के सिवा कोई नहीं था। वह मेज पर बैठा बकायदा खाना खा रहा था, नमकीन बिस्कुट नहीं। क्या चाहिए? रेस्तरां बंद हो चुका, उसने कहा। आपका शुक्रिया, चंद्र ने कहा। फिर अपनी वाली मेज पर 10 का नोट रखा और बाहर चले आए। खाना? सुरभि के मुंह से निकलने को हुआ, वापस घोटा तो निकला। नोट किस लिए? उम्दा शाम के लिए, चंद्र ने कहा। यादगार शाम होगी ना यह, तुम्हारी वजह से। सुरभि ने शब्दों के अर्थ को पकड़ा। हाँ की भंगिमा में उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, तुम्हें भूख लगी है ना? गलती मेरी थी। गोष्ठी के बाद तैयार होने होटल गई थी, तो मुझे बतलाना चाहिए था, खाकर आना। कोई बात नहीं, इतने बिस्कुट तो खा गई। वह हंसती, पर पेट में खालीपन बना रहा। मेरे डेरे पर डबल रोटी वगैरह है, चलकर खा लो, उन्होंने कहा। सवाल नहीं किया गया था, जवाब की जरूरत नहीं थी। सुरभि ने चाहा कुछ ना बोले, चुपचाप उनके साथ चलती जाए। कुछ दूर चली भी, पर नशा था कि उतरता चला गया। चित्त चौकन्ना हुआ नहीं और नजर साफ कि हौसले पस्त हो गए। उसने वही कहा जो कहा जाता रहा है, अल सुबह उड़ान है, अब सोना चाहिए। वे कुछ देर या शायद काफी देर चुप रहे, फिर बोले,
ठीक है, अपने होटल में ही खा लेना, कैफे खुला होगा। वह बात नहीं है, उसने कहना चाहा। कम से कम सोचा कहना चाहिए, पर नहीं कहा। विदा दे लेकर होटल पहुंच गई। अगली सुबह निर्धारित उड़ान पकड़कर अपने शहर लौट गई। 21 वर्ष बीत गए। अब वह फिर उस शहर में है जहां पहले पहल डॉक्टर चंद्र से मिली थी। फिर विश्वविद्यालय गोष्ठी है, फिर वह मेहमान बनकर आई है। इस बार भी वह समाज शास्त्र विषयक पर्चा पढ़ने वाली है। अब भी इतिहास में उसकी रुचि है। इस बार भी डॉक्टर चंद्र से मिलना होगा या नहीं, उसे नहीं मालूम। गोष्ठी में हिस्सा लेने वालों की फहरिस्त में उनका नाम नहीं है। फिर भी क्या वे इसी शहर में हैं? उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर? विश्वविद्यालय फोन भर मिलाना होगा, पता चल जाएगा। तो करे। पहले 2 दिन गोष्ठी की व्यस्तता और सोचा सोची में बीत गए। दूसरे दिन उसका अपना पर्चा पढ़ा जा चुका, तो फुर्सत के साथ राहत मिली। दोपहर बाद वह अकेली पुराने गिरजाघर चल दी, पर ऊपर नहीं चढ़ी। एक नज़र शिखर तक देखा कि मन हुआ पलटकर कमरे में चली जाए, सो चली गई। तीसरे दिन स्थानीय विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स गोल्डमैन का व्याख्यान था। दोपहर के खाने तक उस पर चर्चा चली। फिर मेजबान की हैसियत से डॉक्टर गोल्डमैन एक एक मेहमान की खैर खबर लेने लगे। आपसी बातचीत शुरू हुई तो उनके विभाग के डॉक्टर गोल्डमैन से डॉक्टर चंद्रशेखर रामलिंग स्वामी के बारे में पूछे बगैर कैसे रहा जा सकता था, सो पूछा। नाम सुनकर डॉक्टर गोल्डमैन जोश में आ गए। आप जानती हैं उन्हें? विलक्षण इतिहासकार हैं, पर एकांत प्रिय, निस्संग। नहीं? बैठे बिठाए एक दिन नौकरी और शहर छोड़कर चले गए। आजकल स्वतंत्र शोध कर रहे हैं, गोष्ठियों में नहीं जाते। निमंत्रण भेजा था, पर अच्छा सुनिए, आप बात कीजिए ना उनसे। कहते कहते उन्होंने फोन उठा लिया। नहीं, हाँ, अभी रहने दीजिए, बाद में करूँगी। नंबर? ऐसे कई टूटे बिखरे शब्द समूह दिमाग में उभरे, पर मुंह से कुछ कह पाने से पहले फोन का चोंगा उनके हाथ में था और डॉक्टर गोल्डमैन दूसरे मेहमान के पास। हेलो हेलो सुनकर कहना पड़ा। डॉक्टर चंद्र जी, मैं सुरभि घोष। याद नहीं होगा, 21 साल पहले गोष्ठी में। उसकी आवाज डूबने लगी कि उधर से जोरदार इकरार आया। सुश्री घोष, आप आ गई? सोचा हाल पूछूं। वह हकला गई। क्यों, मिलते हैं ना? यहाँ से 2 सवा 2 घंटे का रास्ता है। कहाँ मिले? गिरजाघर पर, वह कह उठी। 2 जीनों वाले? ठीक है, 4:30 बजे गिरजाघर के सामने। फोन कट गया। वह चोंगा हाथ में लिए बैठी रही। गलती हो गई, होटल में मिलने को कहना था। डॉक्टर गोल्डमैन से नंबर लेकर फोन कर सकती है, पर फौरन करना होगा, वरना वह निकल पड़ेंगे।
डॉक्टर गोल्डमैन आसपास दिखलाई नहीं पड़े। उठकर उसने तुरंत ढूंढा नहीं। सोच साच कर जब उठी, देर हो चुकी थी। फोन करने का कोई मतलब नहीं था। वह कॉफी पर कॉफी पीती रही। फिर वक्त से पहले गिरजे के लिए निकल पड़ी। सोचा उनके आने तक आसपास घूम लेगी, पुरानी यादें अकेले जी लेगी। उनका चाव उतार कर फेंकना आसान होगा। वह गिरजाघर तक पहुंची तो देखा वे सामने से चले आ रहे हैं। 2 घंटे लगे नहीं रास्ते में। आपके तो सब बाल सफेद हो गए, देखते ही उसने कहा। आप चाहती हैं इन्हें काले करूं? उन्होंने कहा। बेवकूफ, 21 साल बाद मिलने पर यह कहा जाता है। नहीं नहीं, उसने कहा कि नहीं, पता नहीं। आपने तो लिखा था 60 साल के बाद लोकापवाद नहीं होता। फिर लोगों के चाहने से बाल काले क्यों करें? उन्होंने कहा तो अपनी बेवकूफ़ी, बदतमीजी सब जहन से निकल गई। पूछा, आपको कैसे पता? क्यों, लिखकर छपवाएंगी तो सभी को पता चल जाएगा। अंग्रेजी में होगा तो मुझे भी। कहकर वे हंस पड़े। देखा कैसी विडंबना है एक इतिहासकार के लिए। है हम दोनों हिंदुस्तानी, पर अंग्रेजी में अनुवाद ना हो तो मैं आपको पढ़ ना पाऊं। वे फिर हंसे। मेरी किताब यहाँ? यहाँ नहीं, हिंदुस्तान गया था तब खरीदी थी। हिंदुस्तान गए थे? उसका मुंह उतर गया। उससे संपर्क नहीं किया? वह भी तो निसंग थी, इनकी तरह, प्रिय की तरह एकांत को साथ लिए। पत्नी साथ थी, उन्होंने कहा। और तब मैं 60 का नहीं हुआ था। अब वे और खुलकर हंसे। सुरभि इधर उधर ताकने लगी, जिससे एक दूसरे को देखने से बचा जा सके। उधर एक कैफे है, वहां बैठे। भटकती नजर को सबब देने के लिए उसने कहा। ऊपर नहीं चलेंगी? फिर यहाँ चलिए। शर्मिंदगी में वह एक कदम आगे बढ़कर ऊपर चढ़ने लगी। डॉक्टर चंद्र दूसरे जीने की तरफ बढ़ गए। बदहवास से वह पहली मंजिल के बारजे पर पहुंची। तेज तेज चढ़ी होगी, क्योंकि वे वहां नहीं पहुंचे थे। उनका इंतजार किए बिना उसने दूसरा जीना पकड़ लिया। इस तरह तो क्या पता वह चोटी पर पहुंचकर वापस भी उतर जाए और रास्ते भर वह निसंग विलक्षण इतिहासकार मिले ही नहीं। अच्छा रहे। उसके चाल में सुस्ती आ गई। जब वह दूसरे तल्ले के छज्जे पर पहुंची तो उन्हें वहां इत्मीनान से खड़े पाया। पहली मंजिल पर मिली नहीं? आप देर से पहुंचे। मैंने कितना इंतजार किया। सोचा दूसरी सीढ़ी पर जाकर देखूं, ऊपर तो नहीं चली गई। फिर सोचा क्यों परंपरा तोड़ी। वह हंस दिए। अरे, यह आदमी इतना वाचाल और हंसोड़ कब हुआ? हंसा तो था उस आखिरी शाम को भी। चलें? उन्होंने ही कहा और ऊपर बढ़ गए। इस बार अलग अलग चढ़ते उनके कदमों में तालमेल रहा होगा,
क्योंकि तीसरे तल पर वे वैसे ही आमने सामने प्रकट हुए जैसे कुछ देर पहले नीचे हुए थे। सूरज इमारत के पीछे कहीं होगा, क्योंकि सामने आकाश पर मोतिया आभा थी, जगरमगर चौंध नहीं। उनके बालों की सफेदी निष्कपट थी, हल्की रोशनी पड़ने पर और झक श्वेत लग रही थी। उसके अपने बाल भी काफी पक चले, पर वह उन्हें काला करती है। 60 की उम्र में लोकापवाद नहीं होता। बेवकूफ़ी की बात करो तो सारी दुनिया पढ़ लेगी, अकल की लिखो तो पाठकों का टोटा पड़ जाएगा। सोच रहे होंगे 60 की हो गई, बाल रंगने का मोह नहीं छूटा। उनके सामने से गुजरकर आगे बढ़ते वह ठिठक गई, ठहरी रही। उन्हें जो कहना था वह सुनने को कहेंगे जरूर। वाचालता जो पा गए हैं उम्र के साथ, वे एक शब्द भी बोले तो वह ऊपर जाने के बजाय नीचे उतर जाएगी। वे नहीं बोले, दोनों चुप खड़े रहे। उसके भीतर 21 बरस पहले का वक्त सांस लेने लगा। हवा के बगुले सा उठा और बिठलाए ना बैठा। सांस और एहसास पर अल्फाज भारी पड़ते हैं। उसने सोचा, आगे बढ़ने से पहले शब्दों से भींचकर बगुले को बिठला दे। पूछे, यह गिरजा कब बना? किसने बनाया? क्यों बनाया? कौन थे वे जो बारजे पर जाकर खड़े हुए? क्या प्रेमी, अभिशप्त या आश्वस्त? भला ऐसे बगुला बैठा करता होगा? चक्राकार उठता आंधी की मुनादी करने लगा। मिलो, अलग हो, फिर मिलो, फिर अलग हो। और वे दोनों 5वीं मंजिल के बारजे पर साथ साथ खड़े थे। सुरभि के भीतर चाहत उठी कि वे उसे अपनी बाहों में घेर लें, कि वे दोनों एक घेरे में हों, जिससे एक की सांस दूसरा सुन सके। ज्यादा देर उसने इंतजार नहीं किया, अपनी बाहें फैलाई और चंद्र को उनके घेरे में ले लिया। वे बच्चे की तरह उसके सीने पर दुबक गए। फिर वे दोनों एक ही जीने से नीचे उतर आए। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की एक परिपक्व सी कहानी, 60 साल की औरत। कहानी 1998 में लिखी गई थी। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।